नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। फसल क्रांति के मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं हूं इमरान आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ कृषि से संबंधित तकनीक या फिर कोई नया टॉपिक आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो हर एक टॉपिक पर हमारे खास मेहमान होते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मिस्टर वेणु माधव मार्गम, प्रिंसिपल लीड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, एसएम सैगल फाउंडेशन। एसएम सैगल फाउंडेशन के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जो संस्था है, जो भारत का रिमोट एरियाज हैं, खासकर जहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संसाधनों की कमी है, ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कार्य कर रही है, खासकर किसानों को लेकर। तो काफी अच्छा कार्य कर रही है यह संस्थान। इसके बाद मैं आपको डॉक्टर मिस्टर वेणु माधव मार्गम जी के विषय में बता दूं। सर ने डॉक्टरेट किया है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएसए से और मास्टर्स डिग्री एंटोमोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी यूएसए से। सर, आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर कि आप अपनी ओर से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं अपने विषय में, अपने बारे में। नमस्कार इमरान जी और फसल क्रांति दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, अनुरोध करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने विषय में डिटेल से बताएं, जो आपका जो कोर वर्किंग एरिया है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैं अनुरोध करूंगा। तो मेरा बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर में। मैंने बीएससी किया है तेलंगाना यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मेरा मास्टर्स और पीएचडी दोनों यूएसए में हुआ है। मास्टर्स में एंटोमोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी से किया, और पीएचडी में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर पे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में काम करा। जब पर्ड्यू में था, मैंने वेस्ट अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट किया कॉफी के इंसेक्ट्स पे और नया कॉफी वेराइटीज़ पे। एंड उसके बाद मैं 2 साल सऊदी अरेबिया में डेट फार्म्स पे काम किया। उसके बाद 4 साल इंडिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मक्के की वेराइटीज़ डेवलप करने के काम में इन्वॉल्व था। 4 साल हैदराबाद में काम किया। उसके बाद 2 साल मैं घाना वेस्ट अफ्रीका में इंसेक्ट प्रोडक्शन पे काम करा। जो वहाँ पे इंसेक्ट्स आर यूज्ड एज एडिबल इंसेक्ट्स एज फूड बोल के एक टॉपिक रहती है। इंडिया में इंसेक्ट्स आर नॉट लुक्ड एट एज फूड, बट अगर आप साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका एज पार्ट ऑफ द डाइट, तो घाना में मेनली इट वाज अ कैनेडियन स्टार्टअप कंपनी दैट आई वर्क विद। उसके बाद मैं इंडिया में कुछ दिन इक्रिसैट के साथ काम करा। उसके बाद 1 साल मैं एक नीदरलैंड की डच कंपनी के साथ कंसल्टिंग काम करा, एग्री फूड एंटरप्राइजेस पे, मेनली सपोर्टिंग द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द यूरोपियन यूनियन। उसके बाद फिर इक्रिसैट के साथ था, और अभी पिछले कुछ महीनों से मैं एसएम साइकिल फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कृषि अनुकूल प्रौद्योगिकियां, यानी कि एडॉप्टिव टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो हमारा पहला सवाल है वो है, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं? जैसे कि आप सबको मालूम है, आबादी तो बढ़ती जा रही है। आई मीन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट ए रैपिड पेस, लेकिन उसके अनुसार जो फूड प्रोडक्शन है और जो भी हमारी अभी भारत में ही देखेंगे तो लैंड होल्डिंग साइज जो है, आम किसान के पास जितना लैंड रहती थी अभी उतना नहीं है। आई मीन एज लैंड गेट्स डिवाइडेड, स्मॉलर एंड स्मॉलर फार्म्स आर बिकमिंग स्मॉलर। तो आप स्केल्स ऑफ इकोनॉमी जब देखेंगे, आप लैंड होल्डिंग्स जब छोटे हो जाते हैं तो खेती करना उतना लाभदायक नहीं रहती है। एंड इसके साथ 3 प्रकार के मुद्दे अभी है हमारे
खेतीबाड़ी में एक सामाजिक मुद्दे, दूसरा आर्थिक मुद्दे और तीसरा पर्यावरण के संबंधित मुद्दे। अभी आप भूमि का विखंडन हो रहा है और उसके साथ जो भी हमारे अगर जो खेती कर रहे हैं उसका उम्र भी बढ़ती जा रही है। लाइक लॉट ऑफ पीपल हु आर इन एग्रीकल्चर नाउ आर गेटिंग ओल्ड, एंड जो हमारी नई पीढ़ी है बहुत सारे लोग अभी नॉट रेडी टू गेट इनटू एग्रीकल्चर। उसके साथ साथ अभी एग्रीकल्चर लेबर की भी बहुत कमी है, और जहाँ भी उनका ज़रूरत है उनका लेबर डिमांड इज़ वेरी हाई एंड ऑल्सो कॉस्ट्स बढ़ती जा रही है। तो ये एक तरह से सामाजिक मुद्दे हैं। और दूसरी मुद्दे आर्थिक मुद्दे, जैसे मैंने बताया कि खेत का साइज जैसे कम हो रहे हैं, उसके साथ जो खेती करने का कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज इंक्रीजिंग, लेकिन जितना फ़ायदा उसमें आ रहा है वो भी कम होता जा रहा है। और ये प्राइस फ्लक्चुएशन भी मार्केट में बहुत सारा आजकल हो रहा है। इसके साथ पर्यावरण के मुद्दे देखेंगे तो एक तो भूमि का बिगड़ती हुई हालात, उसके साथ साथ उर्वरता भी कम हो रही है, और जो भी ये प्राकृतिक संसाधनें हैं उनका भी घटते हुए हम देख सकते हैं। जैसे पानी और जलवायु परिवर्तन का क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। अकाल वर्ष हो रहे हैं, अकाल ठंड पड़ रही है, अकाल क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी मुद्दा होगी आगे जाते हुए भी। तो इन सब के लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, and the main aim of this adaptive technology. Sir, as we know, technology in agriculture, it is the need of the time. So, according to you, what are the adaptive technologies? I mean, जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसके अनुकूल ऐसी कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां हैं जिससे कि इसमें और सुधार की संभावनाएं हैं? जैसे मैंने बोला कि देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जो मुद्दे मैंने बताया उन सबको एड्रेस करने के लिए अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज है। एक तो आप जानते ही होंगे मैकेनाइजेशन इज ए नीड ऑफ द आवर, लेकिन जो भी मशीनरी है अब तक हमने देखे मोस्टली इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज फार्म होल्ड्स। So need of the hour is to improve or innovate in the area of implements or mechanization that is particularly useful for smallholder farmers. और सौर शक्ति का भी उपयोग करने का संसाधन तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम देख रहे हैं अभी सोलार पंप्स आ रहे हैं और सोलार स्प्रेयर्स आ रहे हैं, और हमारे फाउंडेशन भी इस एरिया में काम कर रही है जहाँ पे फार्मर्स को इन चीज़ों का अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और इन संसाधनों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप और एक चीज़ देखेंगे तो the most powerful thing that has come into our life, not only farmers but everyone's life, is a smartphone. अभी बच्चे कोविड के समय स्कूल नहीं जा रहे, घर में बैठ के फ़ोन पे क्लासेस पढ़ रहे हैं। इसी तरह कई सारे संसाधन फ़ोन बेस्ड एप्स एग्रीकल्चर के लिए भी आए हैं। अगर किसान भाई बहुत बेहतर होगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारा अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, और इस एरिया में भी हम वी आर आल्सो मेकिंग एफर्ट्स इन दीज एरियाज। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल आंसर। सर मैं जानना चाहूँगा कि जो प्रौद्योगिकी जैसे आपने बताया कि मोबाइल बेस्ड ऐप है, डिजिटल एग्रीकल्चर है, इन सब के माध्यम से जो किसान हैं वो अपनी कृषि में किस तरीके से एक बदलाव ला सकते हैं, इस पे आप यदि कोई प्रतिक्रिया देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप देखेंगे तो देयर आर 4 मेन थिंग्स। एक तो सब कुछ शुरू होता है सीड से। अगर सीड देखें तो पहले फार्मर को ये जानकारी होना चाहिए कि उसकी फील्ड का क्या स्टेटस है, उसका उर्वरता क्या है, ज़मीन का स्थिति के अनुकूल और जो वातावरण की स्थिति अनुकूलित कौन सा क्रॉप और कौन सा सीड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए फील्ड टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है।
उसके अलावा सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज वाटर। जो भी हम इरिगेशन के लिए इधर डिपेंड अपॉन रेन, और इन केसेस वेयर देयर इज ग्राउंड वाटर, बोरवेल्स या ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, और केनाल वाटर भी रहती है। लेकिन ये वाटर कंजर्वेशन एंड स्ट्रैटेजिक वाटर यूसेज लाइक स्ट्रैटेजिक इरिगेशन बहुत कम फार्मर्स फॉलो करते हैं। जिसके पास ज़्यादा पानी रहती है तो वो नॉर्मली रोज या दिन डे आफ्टर डे अल्टरनेट डे इरिगेट करते हैं। इससे दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो पानी का वेस्टेज हो रहा है, दूसरा पानी के साथ फर्टिलाइजर का लॉस भी होती है। तो मॉइस्चर सेंसर्स बोलते हैं, उनको अगर प्रमोट करें तो वी कैन एक्चुअली सेव वाटर, and that excess water that is saved can also be used for additional land usage for agriculture or growing crops that need more water. और दूसरी, we can also save on the fertilizer that is being lost due to the use of excess water. So this is one way, and the second one is जैसे हम प्लांट डॉक्टर बोल के एक ऐप है, एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक प्लांटिक्स बोल के एक ऐप है। इस एप्लीकेशन से अगर फ़ोन में आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये फील्ड में आप खोल के कुछ कीड़े या डिसीज़ रहती है तो उसका फ़ोटो आप उसमें अपलोड करेंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर आ जाती है कि ये क्या है, इसके लिए कौन सी दवा या कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, और किस किस प्लेस में वो अवेलेबल है, कितना प्राइस है और कितना क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र का कितना डोसेज यूज़ करना है और कौन सा कितना प्रतिशत यूज़ करना है, ये सब डिटेल्स नाउ इज इंफॉर्मेशन इज देयर, बट हाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड एंड हाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड is a main gap. That gap can be filled जैसे हम हमारा फाउंडेशन is also putting efforts into filling this gap and bringing these tools for the usage of farmers. Sir, what do you think? जो हमारी नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है तो फार्मर वैश्विक स्तर पे, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे जो अडॉप्शन है इन टेक्नोलॉजीज का वो फार्मर किस लेवल पे कर रहे हैं सर? क्या कहना चाहेंगे आप? तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इफ वी लुक एट द डेवलप्ड वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द फार्म साइजेस आर बिगर एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि उनका इतना बड़ा एकरेज है, इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजीज। लेकिन जब हम इंडिया में आते हैं और बाकी साउथ ईस्ट एशियन प्लेसेस में भी, the main disadvantage is the land holding size. So one solution is formation of farmer collectives like FPOs, एक समुदाय बन के मिलकर अगर कुछ कर सके तो we can take a lot of advantage of a lot of these technologies. FPOs, through FPOs most of these are possible, और जो हमारे farmer का instead of thinking in a traditional way, instead of just becoming a farmer producer, now the farmer has to transform into a farmer entrepreneur. अगर आप खाली उत्पादन करते रहोगे तो उसमें उतना पैसा नहीं आएगा। You have to think about the next stage. उसको value addition कर सकते हैं या उसको locally process करके then sell the processed produce, या उसको store अच्छा तरह से store करके when there is a good price then you should be able to sell it. So I mean ये सोच में भी बदल आना चाहिए, लेकिन a lot of these are risky, and इसलिए जब farmers are having a very small holding, it becomes very difficult to incorporate these or implement these. तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक सामूहिक फार्मर कलेक्टिव्स, FPOs जो अभी स्कीम्स गवर्नमेंट का स्कीम्स बहुत सारे चल रहे हैं, they have to take advantage of those, and we are also currently working with 5 FPOs in Karnataka and 5 FPOs in UP. Thank you, sir. Sir, as you mentioned in your words, so about the FPOs, so don't you think, we need to channelize the things in agriculture market? It's like input. If we talk about the input, so you can see
nowadays farmers getting inputs at their doorstep through the e-commerce services. Then if we talk about the agriculture produce, so yes, absolutely you mentioned in your words that value addition, that is the important. So farmer who is involved in the APOs, they are aware about the value addition, but who are the small scale farmers, they are not much aware about the this value addition services. So they sell their produce in the mandis. Yes. So do you think should we make I mean government should take a step for this to aware the farmers? I think government का तो schemes है इस area में, और there are lot of startup companies are also coming wherein value addition के लिए भी small machinery जो farmer level पे use कर सकते हैं या village level पे use कर सकते हैं, उनका भी अभी startups आ रहे हैं इंडिया में. And the main gap is taking this information to farmers and letting them know that these are available and you can take advantage of this. So innovation is happening, but that last mile reach. So sir, at the end of this webinar, would you like to convey any message to the farmers from SM Sehgal Foundation, SM Sehgal Foundation की ओर से आप हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहें या कुछ बताना चाहें? Yes, the message that I want to give is if we go with the same status quo, like how we were doing agriculture, if we continue in the same way, it will not be sustainable and resilient. क्योंकि जो climate change का issue और जो भी ये urbanization is happening, इसके अनुसार if we don't take up technologies and if we don't transform our agriculture systems into enterprises like a business enterprise, it will be very difficult for the smallholder farmer to survive. इसके लिए like I said, एक तो सामूहिकता की शक्ति is very important. Forming FPOs is very, very important, and then taking advantage of technologies will become much easier. That will be my message to the farmers is you have to transform from farmer producer to farmer entrepreneur. Thank you so much, sir, for being connected with the Fasal Kranti.